देखिए पहला सवाल, किसी स्कूल की पुताई का कार्य 2 मजदूर, पुताई यानी जो रंगाई होती है, रंग करते हैं, का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में करते हैं और उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करना है। उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाने पड़ेंगे? यानी कि 2 मजदूर तो लग ही रहे हैं, 2 के साथ साथ और कितने? देखो एक तो सूत्र था, पहले बताए M1 D1 H1 यानी मैन डे यानी दिन, आवर यानी घंटे और वर्क कितना काम किया, M2 D2 और W2। देखो M2 है, 2 आदमी 8 दिन तक काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, बराबर में M2 यानी यह कह रहा है कि कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, यानी 2 मजदूर तो हैं ही, यानी 2 प्लस में X गुणा, अब D2 कितना है यहाँ पे, 2 दिन में ही काम करना आपकी बार, यानी 2 बटे 1, यानी पहले भी एक ही काम हो रहा है, दूसरा भी एक काम, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर 6 आ जाएगा। इसी को दोबारा से दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। देखो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, 2 मजदूर कर रहे हैं 8 दिन तक, 2 गुणा 8 यानी टोटल 16 काम है। अब 16 काम किससे करवाना है, 16 काम गुणा 2 दिन में करवाना है, गुणा x आदमियों से, यहाँ से x बराबर में 8 आ गया, यानी x बराबर 8 का मतलब है कि 2 आदमी पहले से ही काम कर रहे थे, 2 पहले से ही कर रहे थे, मतलब 8 माइनस में 2, 6 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। और या फिर इसके ऐसे भी कर सकते थे भाई, 16 पूरा काम है, 16 काम को 2 दिन में करना है और गुणा में 2 आदमी पहले से थे, 2 प्लस में x, यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये देख लो टोटल काम, यहाँ से टोटल काम कितना था, 2 मजदूर कर रहे हैं 8 दिन तक, यानी 16 काम था टोटल। ये एक सवाल है, एक व्यक्ति 90 रुपए की एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति है जो 90 रुपए की वस्तु है, यानी 90 रुपये CP है, कॉस्ट प्राइस है, को 10% लाभ पर बेचता है, तो SP बताओ, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो ये जो 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 90 रुपये जो CP है, CP यानी 100% की वैल्यू 90 दे रखी है, 1% की वैल्यू 90 बटा 10, अब 10% का लाभ मतलब 110 की वैल्यू निकालो, दोनों तरफ 110 से गुणा कर लो, 99 आ जाएगा। एक ही सवाल दे रखा था, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज बताना है 1% मासिक दर पर। अब देखो ये क्या है, 1% मासिक दर है, जबकि अपने को 1% मासिक दर और जो दर होती है वो वार्षिक होती है, जबकि ये कितना दे रखा है, ये मासिक दे रखा है, ये दर मासिक दे रखा है, अपने को चाहिए वार्षिक। रेट है 1% मासिक, 1% मासिक का मतलब है, तो वार्षिक कितनी हो जाएगी, मासिक को 12 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए इसको जो मासिक 1%, इसको 12 से गुणा कर लेंगे, 1 को 12 से गुणा किया 12% आ गया, यानी 12% वार्षिक रेट आ गई। अब साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, साधारण ब्याज निकालना अपन को, साधारण ब्याज x मान लिया, बराबर मूलधन 500 गुणा दर 12% गुणा 1 बटा में 100। ध्यान रखना रेट हमेशा वार्षिक लेनी है और टाइम हमेशा वर्ष में लेना है, वर्ष में लेना है। अब ये तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लिख रखा है भाई, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं, जैसे 24 महीने हैं, 24 महीने का मतलब 2 साल, 12 का भाग दिया, 36 महीने का मतलब 3 साल, 12 का भाग दिया। जबकि जैसे रेट का ध्यान रखना है भाई, रेट ये यदि 1% मासिक है तो वार्षिक के लिए 12 से गुणा हो जाएगा। एक सवाल ये दे रखा है, तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, यानी 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो उसका वस्तु का CP बताना है। क्या CP, यानी कि कुल मिला के क्या है, कुछ भी नहीं है, 10% का नुकसान का मतलब है, यानी 100% में से 10% का नुकसान करेंगे, मतलब 100 में से 10 है 90, 90% की वैल्यू 90 है, 1% की वैल्यू 90 बटा में 100, अपने को CP चाहिए, CP 100% होता है, जो कि 90 बटा में 90 गुणा में दोनों तरफ 100 से गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब ये संख्याएं दे रखी थी, 5821, 8521, 2851 और 1285 में 5 का स्थानीय मान बताना था, 5 का, इसमें 5000, इसमें 500, इसमें 50, इसमें 5 अंक मान होता ही है।
जातीय मान बताएंगे थोड़ी देर बाद में अगले वीडियो में। देखो ये कह रहा है दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ होता है। ये कहना चाह रहा था, ये सवाल ऐसे ही लिखा हुआ था कि जो दो लगातार प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्या दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। देखो जो दो लगातार प्राकृत संख्याएं होंगी उनका एलसीएम तो होगा उनका गुणनफल, उनका एलसीएम होगा उनका गुणनफल, जबकि एचसीएफ होगा वो 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं। जैसे देखो दो लगातार प्राकृत संख्याएं माना अपन ने माना दो प्राकृत संख्याएं 6 और 7 है। अब 6 और 7 लगातार प्राकृत संख्याएं, इनका एलसीएम तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इनका गुणनफल ही होगा। तो एलसीएम अपन ने लिख रखा है एलसीएम उनका गुणनफल। और एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 1 ही कॉमन है बस, और कुछ भी नहीं है। देखो दोनों में ना तो 2 का भाग जा रहा है एक साथ, ना 3 का, एक साथ किसी का भाग नहीं जा रहा, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। एक ये सवाल दे रखा था 840 के अभाज्य गुणनफल, ये तो आप निकाल लेंगे। 840 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे 2 का भाग देंगे, ये सारे अभाज्य गुणनखंड है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 ऐसे जो कुछ आ जाएंगे। एक ये सवाल दे रखा था, ये 90 + 9 + 9 बटा 10 + 9 बटा में 1000 प्लस में 9 बटा में 10,000। इसमें मेन चीज़ कुछ भी नहीं थी, जोड़वा किताब भी कर लोगे। उसमें तो ये समझाना चाह रहा था कि जैसे ये 9 बटा में 10 है तो एक छोड़ के पॉइंट लगेगा, एक छोड़ के मतलब 0.9। अभी 9 बटा में 1000 है, 1000 का मतलब 1 2 और 3, 3 छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी 1 2 और 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 और 3 छोड़ के लगे। जैसे 10,000 में 1 2 3 4 5 छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी 1 2 3 4 और 5 छोड़ते ही पॉइंट लगा। बस ये मेन बात है, इसको रख लेंगे। एक ऐसे ही छोटा सवाल ये दे रखा था भाई 35,000.507 का विस्तारित रूप क्या है। विस्तारित रूप ऐसे भिन्नों में ही दे रखा था, तो बस इस चीज़ में ये ध्यान रखना भाई 35 को 30 + 5 लिख लिया, जबकि 0.507 है तो पहले ये 5/10 लिखा जाएगा, प्लस में अब ये 7 है जो 3 छोड़ के लग रहा है 0.1 2 3, 7 बटा में 1000 करेंगे, क्योंकि 3 छोड़ के एक खुद, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 छोड़ के, इसलिए 7 बटा में 1000। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इधर 30 35 और 0.5 के आगे अपन कितने भी जीरो भी लगा सकते हैं, इसलिए अपन ने ये 5/10। अभी एक सवाल ये था बहुत छोटा सा, ये 1/3 3/4 2/5 और 6/7 का आरोही क्रम। देखो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बड़ा। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। आरोही का ध्यान रखना है, आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी बढ़ता हुआ, यानी छोटा बड़ा 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 बड़ा। और अवरोही में क्या होता है, बड़ा छोटा 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 छोटा। अब इनको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते थे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से ज़्यादा ये लेंथी हो जाता बार बार भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब अच्छा रहता है जब 1 2 या 3 भिन्न तक हो, या फिर डिफ़िकल्ट संख्याएं जिनमें भाग नहीं जा रहा हो, तभी लगाएं क्रॉस मल्टीप्लाई, अन्यथा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगाएं। देखो इसमें तो सीधा भाग ही दे लेंगे, 1 में 1 3 का भाग देंगे 0.33, 3/4 में 0.75, 2/5 में 0.40, 6/7 में 0.85। अब देख लेंगे सबसे छोटा कौन सा है, 0.33, फिर 0.040, 0.75, 0.85। बस ये क्रम पूछ रहा था। अब एक के सवाल दे रखा था, ये बहुत अच्छा सवाल होगा। देखो सवाल ये दे रखा था कि 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है। कितना, 910 ग्राम है। तो ये कह रहा है कि 700 मिलीलीटर का शुद्ध वजन क्या होगा। 700 मिलीलीटर का मतलब है ml। देखो 1 लीटर शुद्ध घी का वजन था 910 ग्राम। 1 लीटर, ये देखो मैंने लिख रखा है इधर, 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर बराबर 1000 में ml। और एक अगली चीज़ इसको भी ध्यान रखें, 1 किलोग्राम बराबर में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 kg यानी 1000 ग्राम, वही बात है, इसको इंग्लिश में लिख दिया, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। इस चीज़ को ध्यान से रख लें, क्योंकि आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आपको ज़्यादा ध्यान रहता है ये चीज़ें।
ये ध्यान रखिए भाई, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर यानी 1000 ml। अब देखो 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम था, यानी 1 लीटर का वजन 1 लीटर बराबर में 910 ग्राम, यानी 1000 ml बराबर में 910 ग्राम, यानी 1 ml बराबर में 910 बटा में 1000 आ जाएगा। यहाँ से अपने को चाहिए किसकी वैल्यू, 700 ml की। अब 1 ml बराबर अपने निकाल लिया 910 बटा में 1000। 700 ml का मतलब दोनों तरफ 700 से गुणा कर देंगे। 700 ml 910 बटा में 1000 गुणा 700, इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, एक ये कट जाएगा। 91 गुणा 7 करेंगे 637 ग्राम आ जाएगा आंसर। और तो क्या है, और एक ये है, एक सवाल दे रखा था, एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर है। कितनी, इसकी चौड़ाई दे रखी थी 200 मीटर, यानी इसकी चौड़ाई दे रखी है 200 मीटर, इसकी चौड़ाई 200 मीटर, तो लंबाई पूछ रहा था। अब देखो मेन चीज़ ये है कि 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब देखो आयताकार मैदान का परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में परिमाप मतलब टोटल 1000, और 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई 200 दे रखी है बराबर 1000। 2 से ये कटेगा 500, L प्लस 200, और यहाँ पे लंबाई आ जाएगी 300 मीटर। अब एक सवाल ये दे रखा है, संख्या 4 में 6 का भाग देने पर, संख्या ये 4 है, संख्या 4 में 6 का भाग देने पर, संख्या 4 में 6 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल क्या होगा। देखो ये 4 में 6 का भाग देंगे, देखो भाग वैसे देंगे तो वैसे तो पॉइंटों में तो आ जाएगा। पॉइंटों में कैसे आएगा भाई, इधर पॉइंट लगाया, इधर जीरो लगाया, फिर ये पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में नहीं लेना अपने को, यहाँ पे पूरा पूरा लेना है जो कि करवा रहा है अपने से। यानी 4 में अपन ने जैसे ही 6 का भाग दिया तो यहाँ पे भाज्य तो क्या है, भाज्य 4 है, ये जो बीच वाला होता है ये भाज्य होता है, और ये है भाजक जिसके द्वारा अपन भाग दे रहे हैं, जिसके द्वारा इनका भाज कर रहे हैं अपन, इनको विभाजित कर रहे हैं, यानी भाजित कर रहे हैं, यानी भाज गणना जिसके द्वारा अपन इसको विभाजित करेंगे वो 6, ये भाजक है, ये भाज्य है। अब देखो 4 में 6 का भाग दिया तो एक बार भी नहीं जा रहा, मतलब यहाँ भागफल तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भागफल 0 है। और शेषफल कितना है, शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल है जे पूरा 4, जो ये वाला है यही शेषफल रहेगा, ये 4। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो ये आता है ना ये इसका और इसका गुणनफल और इसको जोड़ते हैं, इसका और इसका गुणनफल और इसको जोड़ते हैं, यानी 0 को 6 से गुणा किया, 0 गुणा 6 किया प्लस में 4, 0 गुणा 6 तो कितना आ जाएगा 0 प्लस में 4 बराबर 4 आ गया। इसलिए ये सही है बिल्कुल। यानी यहाँ से भाजक तो कितना है 6, भाज्य कितना है 4, और भागफल कितना है, भागफल 0 क्योंकि भाग ही नहीं जा रहा है, और शेषफल कितना आ जाएगा 4 क्योंकि ये 4 ही बचा रहेगा, बचा ही 4 है ये, तो इसलिए शेषफल ये 4 रहेगा। इस बात को ध्यान रखें। एक छोटा सवाल था कि माचिस की डिब्बी में कितने तल होते हैं, तो देखो माचिस की डिब्बी में 6 तल होते हैं। 6 क्योंकि यह भी एक घनाभ की तरह ही होता है, एज ए कमरे की तरह होता है ये। एक ये सवाल दे रखा था भाई, एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक तल पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे देखो, जैसे ये तल था, अब इस तल पर कितनी ही रेखाएं खींच लो आप, आपका मन करे जितनी खींच लो, ये अनंत रेखाएं। एक सवाल ये दे रखा था कि 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य, 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य। अब देखो 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 गुणा में 10 यानी 250 पैसे, और 250 पैसों का मतलब हो जाएगा 2.50 रुपये, यानी 2.5 रुपये। अब देखो 1 रुपये में क्या होता है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने, 1 रुपये में 100 पैसे। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी 10 पैसे के यदि 10 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनेगा। कितना, 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनेगा, यानी 10 गुणा में 10 100 आया, 100 मतलब 1 रुपये। 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब जाके 1 रुपये बनेगा, यानी 25 चौक 100, 100 पैसे, 100 पैसे का मतलब 1 रुपये। और 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब जाके 1 रुपये बनेगा, यानी 50 दूनी 100 पैसे, 100 पैसे के 1 रुपये बनेगा।
देखो 1 रुपये मतलब 100 पैसे, 100 पैसे मतलब 1 रुपये, और 1 पैसे का मतलब है 1/100 रुपये, यानी 250 पैसे का मतलब 250/100 यानी 2.5 रुपये। इस चीज़ को भी ध्यान रख लें। एक ये सवाल दे रखा था, इतना कोई हार्ड सवाल नहीं भाई। स्कूल में 6 कक्षाएं हैं, 6 कक्षाओं में टोटल 642 छात्र हैं। प्रत्येक कक्षा में समान छात्र हैं, तो छात्रों की संख्या। भाई 6 कक्षाएं हैं, 6 में टोटल 642 छात्र हैं, तो एक क्लास में कितने हो जाएंगे? 642 में 6 का भाग देने के 7 आ जाएगा। एक दूसरा सवाल छोटा सा था, एक गाँव की कुल जनसंख्या दे रखी थी 4054, उसमें पुरुषों की संख्या दे रखी थी 2896, तो महिलाओं की संख्या इसमें से एक हटा देंगे, महिला की संख्या देंगे। देखो एक सवाल ये है कि राम के परिवार में तो 3 बच्चे हैं और मोहन के में परिवार में 5 बच्चे हैं। कितने? राम के परिवार में 3 बच्चे हैं और मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक यानी जो राम है और मोहन है, अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये खर्च करता है। यानी राम भी शिक्षा पर 450 रुपये खर्च करता है। कितना? देखो, राम भी शिक्षा पर 450 रुपये खर्च करता है, जबकि मोहन भी शिक्षा में मोहन भी है जो 450 रुपये खर्च करता है। अब चक्कर क्या पड़ रहा है कि राम के परिवार में तो 3 ही आदमी है, ये 3 पर 450 खर्च कर रहा है, जबकि मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं, वो 5 पर 450 कर रहा है। तो ये कहना चाहता है किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना खर्च है। देखो राम का परिवार है, राम का परिवार महीने का 450 रुपये खर्च करता है, ये 3 बच्चों पर ही करेगा, यानी 450/3, यानी ये एक बच्चे पर 150 रुपये खर्च कर रहा है। और मोहन है जो 450 रुपये खर्च कर रहा है महीने के, लेकिन वो कर रहा है 5 बच्चों पर, यानी 450/5 है 90 रुपये। यानी मोहन के तो एक बच्चे के बट में आ रहे हैं 90 रुपये और राम के आ रहे हैं 150 रुपये। यानी राम के बच्चों पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है? 150 माइनस में 90, यानी 60 रुपये अधिक खर्च हो रहा है राम के बच्चों पर, क्योंकि राम की फैमिली में 3 ही है और जबकि इसकी फैमिली में 5 है। ठीक है। एक ये सवाल दे रखा भाई, 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। 2 समांतर रेखाएं AB और CD, ये आपस में कभी भी नहीं कटेंगी, इसलिए समांतर होगी। तिर्यक रेखा काट रही है मतलब तिर्यक रेखा ये काट दी इनको। ठीक है। ये E और ये F, ये इनको काट दी। तो उसमें 5, 3, 4 कथन दे रखे थे, उनमें से बनने वाले निम्न कोणों के लिए कथन दे रखे थे 4। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी समांतर की बात आए, जरूरी नहीं है कि इसी सवाल में समांतर की बात आएगी, किसी भी सवाल में समांतर की बात आएगी तो ये ध्यान रखना कि एकांतर कोण जरूर बनेगा। जैसे ये एकांतर कोण बन रहा है, ये देखो ये Z बन गया, ये यानी कोण 3 बराबर कोण 6। एक ये एकांतर कोण बन जाएगा, ये इधर से ये वाला, ये ऐसे आएगा, और ये वाला भी एकांतर कोण रहेगा, यानी कोण 4 बराबर में कोण 5। ऐसे ये फिक्स है एकांतर कोण। ये देखो इसमें पहला कथन क्या कह रहा था, ये पहला कथन है संगत कोण बराबर होंगे। देखो ये यदि समांतर होंगी तो एकांतर कोण जरूर आएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना कि यदि समांतर हो तो एकांतर कोण जरूर आएंगे। तो पहली लाइन क्या कहती, संगत कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे। पहला ये था, बिल्कुल संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? देखो जैसे ये 1 है और ये 5 है, 1 बराबर 5 ये संगत कोण है। ये 2 बराबर में 6 बिल्कुल संगत कोण है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा खींची हुई है। ये 3 बराबर में 7 है और 4 बराबर में 8 है, ये संगत कोण है। दूसरा कह रहा था एकांतर कोण बराबर होंगे। बिल्कुल साहब एकांतर कोण बराबर होंगे। ये 3 है, ये 6, ये बराबर, ये 4 है, ये 5 है, 4 बराबर में 5 बिल्कुल साहब बराबर होंगे। देखो कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 5। तीसरी लाइन ये कह रहा था कि तिर्यक रेखा के एक ओर बने 2 अंतः कोणों का योग 2 समकोण के बराबर है। यानी 2 समकोण का मतलब क्या हुआ? तिर्यक रेखा के एक ओर बने, जैसे ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब ये तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा के एक और कोई से भी ले लो, चाहे 1 और 3 ले लो, चाहे 1 और 2 ले लो, कुछ भी ले लो, मन करे ना जो ले लो। 1 और 2 का कोण भी 180 होगा, 1 और 3 का भी 180 होगा, चाहे 2 और 4 को ले लो, ये भी 2 और 4 180 होंगे,
या फिर 3 और 4 ले लो, ये भी एक्स। इसी प्रकार से ये 5 6 7 8 होंगे। तो ये दो समकोण, अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर है। दो समकोण का मतलब एक समकोण तो होता है 90 डिग्री का, गुणा में 2 यानी 180 के बराबर। बिल्कुल साहब 180 यानी 2 और 4 का योग 180, 1 और 2 का 180, 1 और 3 का 180, यानी देखो 5 और 6 का 180, 1 और 2 का, ये सब का 180 है। बिल्कुल सही बात है। तीनों कोण 1 2 और 3, 3 कथन सही है। चौथा जो कथन था इसमें ये दे रखा था कि तिर्यक रेखा के एक और बड़े दो अंतः कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। नहीं, वो गलत था। एक समकोण के बराबर नहीं, दो समकोण के बराबर होगा। एक ये याद करने की चीज़ है। देखो ये ऐसे सवाल दे रखा था, आयत चित्र प्रदर्शित करता है। आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम, जो उसमें आरेख में नहीं आते हैं, जैसे ये ऐसे दे देते हैं, ये ऐसे सारणी बना के ये जैसे मान देते हैं, ये थोड़ा नीचे हो जाता था, ये यूं ही रह जाता था, कोई ज़्यादा ही बड़ा हो जाता था। ये आयत चित्र कहलाता है, हिस्टोग्राम। जैसे ये 400, ये 500, ये वाला जैसे 300, ये वाला जैसे 200, ऐसे था। ये हिस्टोग्राम है, एक आयत चित्र है। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये देखो प्रदर्शित करता है सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसको ध्यान रखेंगे, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन प्रदर्शित करता है। कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ध्यान रखें।